बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। तफसीलात की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल अहमद बिलाल सफ्तर की रिटायरमेंट के हवाले से एक बड़ी अहम किस्म की, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, आप समझें कि इदारे की वजाहत, आपसे समझ सकते हैं कि इदारे की तरफ से वजाहत आ गई है भाई क्यों ये रिटायरमेंट ली गई है। और रिटायरमेंट जो है ये एक अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के जरिए दी गई है, आपको बताएंगे। फिर जनाब एक बड़ी खबर है और हुकूमत के लिए बड़ी एक जो है वो चूँकि नून लीग की हुकूमत है तो नून लीग के लिए एक बड़ी परेशान कुन एक खबर है नून लीग की हुकूमत के लिए कि फैज़ाबाद धरना कमीशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी और जनरल फैज़ हमीद को इसमें क्लीन चिट मिल गई है। जो नून लीग चाह रही थी, सोच रही थी मियां नवाज शरीफ और बाकी लोग कि भाई फैज़ हमीद साहब को रगड़ा लग जाएगा, तो फैज़ हमीद साहब इतों ही बच के निकल गए ने जनाब। ये आज की खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अली जैदी ने कुछ बड़े दावे किए कि पार्टी छोड़ने से पहले इमरान खान को एतमाद में लिया, इमरान खान को बताया, आगाह किया, तो खान साहब ने कहा कि बयान देकर घर चले जाओ। ये सारी कहानी है क्या अली जैदी की, आपको बताएंगे। और जनाब एक और इम्पॉर्टेंट मामला है, वो ये है कि खदीजा शाह के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। 9 मई के वाक़यात में फिर बुरी खबर एक पाकिस्तानी अवाम के लिए गुज़श्ता रात सामने आई कि अगले 15 दिन के लिए पाकिस्तान में पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे, डीजल 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। और नौशकी वाक़े के ऊपर भी मैं एक बड़ी अहम खबर है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इन तमाम खबरों पे फिर एक और ख़बर जो है वो जनाब, क्या वज़ारत ख़ारजा ने, यानी वज़ारत ख़ारजा की बात मैं कर रहा हूँ कि उसने क्या सहाफ़ियों को या मीडिया को मना कर दिया है कि चूँकि सऊदी डेलीगेशन आजकल पाकिस्तान में है, आया हुआ है 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के सिलसिले में, तो एक हफ़्ते के लिए क्या ईरान के हवाले से कोई भी खबर चलाने पे, जिक्र करने पे पाबंदी लगा दी गई है क्या पाकिस्तानी मीडिया पर? इस पर बात होगी। और मौलाना फजल रहमान तरीके साहब के साथ जो बातचीत है वो आगे बढ़ाने के ऊपर इत्तफाक राय किया है। इन तमाम खबरों पे इस वीडियो में आप बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और तमाम ऑल वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। अच्छा, सबसे पहले ज़रा जो मामला है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद बिलाल सफ्तर, जो कि कोर कमांडर थे मंगला के, स्ट्राइक कोर है ये मंगला की, खुद इनका ताल्लुक जो है वो आर्टिलरी से है, यानी तोपखाने से है। और ये बेसिकली इनका ताल्लुक जो है वो मंडी बाउद्दीन की तहसील फालिया से है। इनके वालिद भी आर्मी से रिटायर्ड मेजर थे, और मेजर सफ्तर वड़ाइच। और इनके बारे में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि एक तो मैं हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ये 2025 में अगर मौजूदा आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेते तो उस वक्त ये आर्मी चीफ की दौड़ में मौजूद होंगे। अगर रिटायर ना होते तो फिर दौड़ में मौजूद होते। अब तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और काबीना ने उनकी जो रिटायरमेंट है वो 30 अप्रैल 2024 से जो है वो मंजूर भी कर ली है। अच्छा, इनके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजाहत है, चूँकि कल से मैंने आपको बताया था कि रात वाली जो मैंने वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ना कयास आराइयों का पूरा एक जो है वो समंदर है, एक वो उमड़ आया है जनाब। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि वो खान साहब की वजह से नहीं हटाया गया है, कि वो खान साहब के साथ सिंपैथेटिक थे, वो पीटीआई के लिए सिंपैथेटिक थे, वो हालात जो है इस वक्त जो चल रहे हैं मुल्क में, जो चल रहा है उससे बड़े दिल बर्दाश्त थे, उन्हें हटा दिया गया है, जबरी उनसे रिटायरमेंट ली गई है। इस तरह की मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उन कयास आराइयों पर इदारे ने खुद तो वजाहत नहीं दी, लेकिन अब अपने एक अनऑफिशियल तर्जुमान के ज़रिए फिर से मौक़िफ़ दिया है। जो आपको याद है, जो ईद से पहले खान साहब ने जेल में गुफ्तगू की थी मीडिया से, तो इदारे ने भी अपना रिस्पॉन्स जो है वो मीडिया के ही एक एंकर कामरान शाह साहब के जरिए दिया था। तो आज फिर जो है वो इस पर कामरान शाह साहब की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है गुज़श्ता रात, और वो ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया कामरान शाह साहब की तरफ से कि रिगार्डलेस ऑफ गॉसिप्स ऑन सोशल मीडिया, credible sources have confirmed that Lieutenant General Ayman Bilal Safdar has sought premature retirement primarily due to personal and domestic reasons। जनाब के सोशल मीडिया पे जो चल रही है उनसे, उनके बरक्स जो गॉसिप्स आ रही है उनके बरक्स क्रेडिबल, ये क्रेडिबल सोर्सेज वाला मामला ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेडिबल सोर्सेज हैव कन्फर्म कि बावसूख ज़राई ने बताया है कि जनाब अहमद बिलाल सफदर साहब ने ज़ाती वजूहात की बिना पर रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला किया है। तो ये कामरान शाहिद साहब की तरफ से या उनके ज़रिए इदारे ने अपना जो है मौक़िफ़ दे दिया है कि इस पर जो है वो उनकी ज़ाती वजूहात थी। ताहम अभी तक इस पर वजूहात असल वाली जो है वो क्या है, क्या वो ज़ाती वजूहात है या कोई और वजूहात है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे डिबेट एक चल रही है, बातें हो रही हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा छुपती नहीं है, अगले चंद दिनों में शायद खुल के सामने आ भी जाए। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो कहानी है वो है फैज़ाबाद धरना कमीशन की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये एक कमीशन बना था रिसेंटली,
और कमीशन ने पूरा इसे इन्वेस्टिगेट किया, बाकी इदारों के लोग भी इसमें शामिल थे। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और रिपोर्ट में फैज़ हमीद साहब जो हैं साबिक DGC और DGISI, उस वक्त DGC थे जब ये फैज़ाबाद धरना हुआ था 2017 में, उनको क्लीन चिट दे दिया। ये नून लीग के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए एक बुरी खबर है कि वो उनकी पूरी कोशिश थी, पूरी ख्वाहिश थी कि फैज़ हमीद जो है उन्हें रगड़ा दिया जाए, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को, चूँकि उनके हवाले से जो है नून लीग को रखता था कि जनाब वो उन्हें जो रगड़ा लगा नून लीग को, उसमें फैज़ हमीद साहब का बड़ा उसमें किरदार था। लेकिन नून लीग के अरमानों पे पानी उस वक्त फिर गया जब फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट में फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी गई है। मैं रिपोर्ट के कुछ एक्सर्प्ट जो है वो आपके सामने पढ़ता हूँ कि उनके बारे में इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया है। जो इस रिपोर्ट का पैराग्राफ नंबर 13 और जो 14 है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो फैज़ हमीद साहब को वहाँ से क्लीन चिट मिल रही है। उसमें पैरा 13 में लिखा गया कि ड्यूरिंग द इंक्वायरी मिस्टर शाहिद हकान अब्बासी, दी देन प्राइम मिनिस्टर, जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे शाहिद हकान अब्बासी, वज़ीर दाखिला थे मिस्टर एहसन इकबाल, मिस्टर जाहिद हामिद जो वज़ीर कानून थे, मियाँ शहबाज शरीफ, मिस्टर आफ्ताब सुल्तान DGIB वर आस्क्ड स्पेसिफिकली अबाउट द एलिजेड रोल ऑफ एजेंसीज इन फैसिलिटेटिंग द मार्च। उनसे एजेंसियों की मुदाखलत जो थी मार्च को फैसिलिटेशन का जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था, उनके रोल के बारे में जब पूछा गया तो दे ऑल डिनाइड द रोल ऑफ एनी ऑर्गन और पर्सन ऑफ द स्टेट टू हैव इंडल्ज्ड इन सच एन एक्टिविटी। तो इन तमाम लोगों ने रियासत के किसी भी, यानी उनका रियासती इदारे, यानी ISI की मैं सीधी सीधी बात कर लेता हूँ कि किसी अफसर या इदारे ने जो है ऐसी किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की फैसिलिटेट करने के लिए इस लॉन्ग मार्च को, जो आपको याद है कि हुआ था फैज़ाबाद धरना कमीशन जो रिपोर्ट जो है वो तहरीक लबैक ने आके फैज़ाबाद पर जो धरना दे दिया था। काजी फैज़ ईसा साहब ने भी उस वक्त एक रिपोर्ट अपनी जारी की थी, जिसके बाद उनके काफ़ी ज़्यादा वो ज़ेर-ए-ताब भी रहे। अब ये कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई। तो ऑल दोज फैक्ट्स हैड आल्सो बीन कन्फर्म्ड बाय द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ 22 नवंबर 2017 हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर। क्लियर डायरेक्शंस was given to DGC to resolve the matter after carrying out negotiations with TLP leadership। और उस वक्त चूँकि जो 22 नवंबर 2017 की जो मीटिंग थी उसमें भी उसके मिनट्स भी ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने उस वक्त फैज़ हमीद साहब को ये टास्क दिया था, DGC को टास्क दिया था कि उन्होंने जो है वो TLP के साथ मुज़ाकरात करने हैं। और फिर ये भी है कि शाहिद हकान अब्बासी जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है, उन्होंने अपने बयान के अंदर भी कंफर्म किया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या यानी कि ISI या उनके किसी भी अहलकार का जो है वो कोई किरदार नहीं था फैज़ाबाद धरने को फैसिलिटेट करने में। शाहिद हकान अब्बासी ने बड़े बाशकाफ और दो टोक अल्फाज में कहा है कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल थे हर तरह की ओमिशन और कमीशन के, यानी कि किसी भी तरह की कोताही, कमी कोताही के वो खुद थे जिम्मेदार ऑफ एक्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। उस वक्त की गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम उठाए गए थे, एक्सेप्ट जो मासवाए उन अहकामात के जो उस वक़्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जारी किए थे। तो ये जनाब फैज़ हमीद साहब को तो मिल गई है क्लीन चिट मुकम्मल तौर पर। नून लीग के लिए आज का दिन बड़ा भारी लग रहा है कि उनके लिए एक बुरी खबर सामने आई है कि वो जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश ही लगता रहेगी। इवन फैज़ हमीद के भाई जो है नजफ़ हमीद, उन्हें भी जब उठाया गया तो विद इन 24 आवर्स उन्हें रिलीज़ करना पड़ा था बड़ी मुश्किल से। अच्छा, अब जनाब अगली जो खबर है वो है अली जैदी साहब की, कि अली जैदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से तो अलग हो गए थे। अब कल वो काशिफ बासी साहब के प्राइम में अपीयर हुए हैं और वहाँ उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी चशमकुशा किस्म के उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। तो अली जैदी ने सबसे बड़ा इंकशाफ तो ये किया है कि उन्होंने इमरान खान साहब को पार्टी छोड़ने से पहले एक पैगाम भेजा था जिसपे खान साहब ने कहा था कि बयान देकर घर चले जाओ। ये अली जैदी का कहना है, इस पर खान साहब का मौके पर भी आना बाकी है। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में उन्होंने गुफ्तगू की और काशिफ बासी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अली जैदी ने बताया कि इमरान खान को कहा कुछ ऐसी चीज़ हो रही है शायद बर्दाश्त ना कर सकूँ, मुझे मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि जो शायद मैं बर्दाश्त ना कर सकूँ। तो जब पार्टी छोड़ी तो मैं खुश नहीं था। उन्होंने कहा कि PTI का बानी मेंबर नहीं मगर शुरू से फ़ाल रहा हूँ। अली जैदी ने कहा कि जिस सूरत हाल से मैं गुजर रहा था, आप ज़्यादा बयान दिया था अली जैदी ने कि सर पे गोली खा लूँगा इमरान खान का साथ नहीं छोड़ करके। वो इमरान खान का साथ फिर विदिन 1 वीक छोड़ दिया था उस गोली खाने वाले दावे के बाद। अब वो ये कह रहे हैं कि जिस सूरत हाल से मैं गुजर रहा था और जो पैगाम मुझे दिया गया था वो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और वो कह रहे हैं कि वो उस वजह से ही मैंने खान साहब को बता दिया था कि जो चीज़ मेरे साथ हो रही है शायद मैं वो बर्दाश्त ही ना कर सकूँ। तो फिर खान साहब ने कहा था कि ठीक है तुम कर लो। फिर अली जैदी ने कहा जिस सूरत हाल से गुजर रहा था, जो पैगाम दिया गया वो बता नहीं सकता और मैंने बानी PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। साबिक PTI रहनुमा ने कहा कि 8 अप्रैल को परवेज़ हटक के साथ 8 अप्रैल यानी कि ये खान साहब को जो है 13-14 अप्रैल को हटाया गया था। तो 8 अप्रैल को जो है वो 9 अप्रैल को हटाया गया था। तो
तो 8 अप्रैल को यह जनाब के जो मुलाकात थी इमरान खान साहब को बताए बगैर वो कह रहे हैं कि मैंने कोई मुलाकात नहीं की। बाजवा साहब के साथ मुलाकात मेरी 8 अप्रैल को हुई थी, उसमें परवेज़ खट्टक भी मुलाकात में शरीक थे और उस वक्त भी ये हुआ था कि कोई पैगाम खान साहब ने देना होता था तो मुलाकात करनी होती थी तो खान साहब के इल्म में वो होती थी, कभी भी इनके बगैर कोई मुलाकात नहीं की। फिर अली जैदी ने कहा जी के मेरे खिलाफ 3 दहशतगर्दी की जनाब FIRs हैं, नाम ECL में, इस तरह की बातें जो है वो उन्होंने की। फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि भाई IPP के इवेंट पे मैं गया ज़रूर था देखने के लिए, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं की और IPP में मैंने कोई ओहदा भी नहीं लिया, ना मैंने ज्वाइन की है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर IPP में जाता तो फिर मैं इलेक्शन लड़ता या कोई ओहदा लेता, और मुझे PTI के लोगों ने गालियाँ दी, पार्टी से निकाल दिया, मेरी मेम्बरशिप ख़त्म कर दी गई। फिर अली जैद ने कहा कि जैकबाबाद जेल में छत भी नहीं थी, 50 डिग्री, बाकी वो डिटेल्स हैं उन्होंने बताई हुई है। बाकी एक चीज़ उन्होंने जो इंपॉर्टेंट की वो कहते हैं इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र आ रहे हैं, मैं खुद को दोबारा वज़ीर बनते नहीं देख रहा, दोबारा सियासत की तो PTI जाऊँगा या अपनी सियासी पार्टी बनाऊँगा, मेरी नज़र में मानी PTI के सिवा कोई सियासत या लीडर नहीं है। तो ये अली जैदी का बयान सामने आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है ये, इस जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि खान साहब को बता के उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। वो जो दावा था कि सर पे गोली खाऊंगा, खान को नहीं छोड़, लेकिन उस वक्त खान को छोड़ दिया था तो वो कहते खान को मैंने बता दिया था पहले। बाकी जनाब खदीजा शाह के लिए एक बुरी खबर है कि जिन्होंने 9 मई के सादे के वारे से ठीक ठाक जेल काटी है, उनके दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। थाना सर्वर रोड का केस है, ये भी 9 मई से मुतल्लिक ही एक केस है जिसमें उनके दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अच्छा, बाकी इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम के लिए बुरी खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यानी पेट्रोल की कीमत जो है वो 4 रुपये 53 पैसे महंगी कर दी गई है गुज़िश्ता रात, और पेट्रोल की नई कीमत 4 रुपये 93 पैसे 293 रुपये 94 पैसे हो, यानी 294 रुपये आप लगा लें हो गई है। और डीजल की कीमत 8 रुपये 14 पैसे के इजाफे के बाद 290 रुपये 38 पैसे का डीजल पाकिस्तान के अंदर हो गया है। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में एक गलती की थी, मिस्टेक मुझसे हुई थी, जल्दी में वो खबर बयान करते हुए मैं ओवरलुक कर गया खबर को भी। वो ये था जनाब के जो इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो 90 और 85 डॉलर फ़ी बैरल पर हैं, और अब यानी जो ब्रेंट है, ब्रेंट 90 पे है, और ख़दशा जो है ईरान की सूरत हाल के बाद इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि ये कीमतें जो हैं ये 100 डॉलर फ़ी बैरल तक जाएंगी अगले चंद दिनों तक। अल्लाह न करे ऐसा हो, पाकिस्तान के अंदर तो महंगाई का तूफ़ान आ जाना है, अवाम के बस से काम बाहर हो जाना है। अच्छा, बाकी नौशकी वाक़े के बारे से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जनाब इसमें जो फैक्ट ये है कि नौशकी का जो वाक़या हुआ था, जो आज से चंद दिन पहले दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और कोई 9 के करीब मज़दूरों का खबर है कि मज़दूरों को वहाँ पे कत्ल कर दिया गया, गाड़ी से उतार के उनकी शनाख्ती कार्ड चेक करके। तो एक तो जनाब ये वाज़े करता चलो कि ये कोई मज़दूर नहीं थे, खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि ये मज़दूर नहीं थे, बल्कि ये लोग ज़ायरीन थे जो कि ईरान जा रहे थे, पाकिस्तान से ईरान में ज़ियारत करने की घर से जा रहे थे, ज़ायरीन थे ये, यानी रिलीजियस टूरिज़म के लिए जा रहे थे। कोई ये जो है वो कोई मज़दूर वगैरह रूटीन के नहीं थे कि जिन्हें उतार के कत्ल किया गया। मैंने वीडियो भी देखी है सारे वाक़े की, नज़र आ रहा है कि किस तरह से दहशतगर्दों का एक बड़ा एक उनका ग्रोथ था, एक टीम थी जिसने गाड़ियाँ रोक के, बस को रोक के, बस में से बंदों को उतार के कत्ल किया है। और इस मामले को भी जोड़ा जा रहा है। आजकल तो पाकिस्तान में सबसे ईजी जो है ना मामला वो ये है कि हर चीज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दी जाए, ये इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है इस वाक़े के अंदर भी। तो इस वाक़े का, नौशकी वाले वाक़े का कोई लेना देना जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। पोस्ट जो है वो थोड़ी यहाँ से आगे करके पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट थी, मगर आप उस तरफ अगर आप देखते हैं, इधर आप अफगानिस्तान की तरफ चले जाएँ, सामने आप चले जाएँ तफ्तान की तरफ, ईरान की तरफ चले जाएँ, दोनों साइडों पे किसी किस्म की कोई भी दोनों ममालिक की रिट बिल्कुल है ही नहीं है। वैसे भी बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रियासत का भी अपनी रिट को इस्टेब्लिश करना कोई इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उस साइड पे अगर आप देखें तो बिल्कुल कोई है ही नहीं है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है, इतनी ख़ास वहाँ पे मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट नहीं है। तो इसलिए ये एक हादसा हुआ है, और रियासत पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है कोई बंदा बलूचिस्तान का मरे या पंजाब का कोई बंदा मरे या कहीं का भी कत्ल कर दिया जाए, जानी नुकसान हो, वो रियासत पाकिस्तान के लिए वो नुकसान बराबर है। तो इस वाक़े को भी जो है वो जोड़ा जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये इस्टेब्लिशमेंट का इस वाक़े के अंदर क्या ताल्लुक़ हो सकता है, मेरी समझ से ये बारह तेरह मामला। बाकी इसके अलावा जनाब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वज़ारत ख़ारजा से मुतल्लिक एक ट्वीट सामने आया है डॉक्टर शेर मज़ारी का, कि जनाब वज़ारत ख़ारजा ने एक ब्रीफिंग थी उनकी, और उस ब्रीफिंग में गुज़िश्ता रोज़ ये कहा है तमाम सहाफ़ियों को कि भाई अगला एक हफ़्ता आप लोगों ने ईरान का जिक्र नहीं करना, बिल्कुल टी वी चैनल्स के ऊपर, मीडिया अखबारात के ऊपर ईरान का नामो निशान ही गायब कर दें खबरों के अंदर से। चूँकि सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर आया हुआ, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर है, और कोई $5 अरब की सरमायाकारी को मैच्योर करने के वाले से मोहम्मद बिन सलमान ने
जो सऊदी वली अहद हैं उन्होंने ये डेलीगेशन अपना पाकिस्तान में भेजा हुआ है। तो इस डेलीगेशन के होते हुए अगले 7 दिन तक एक खबर चली, शरी मज़ारी साहब ने इंकशाफ किया कि उन्हें ये पता लगा जनाब के मना किया गया बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी मीडिया को कि आपने ईरान का नाम नहीं लेना, कोई ईरान का जिक्र नहीं करना आपने। तो उस पर एजाज़ सैयद जो कि इस मीटिंग में मौजूद थे, शरीक थे बतौर मीडिया पर्सन, उन्होंने भी डिनाई किया कि ऐसी कोई भी हिदायत जो है वो वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी नहीं की गई। और इसके अलावा वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान की जानिब से भी एक वज़ाहत जारी की जा चुकी है कि ऐसी किसी किस्म की कोई भी हिदायत पाकिस्तान की जानिब से जारी नहीं की गई मीडिया को कि भाई आपने ईरान का जिक्र नहीं करना। ये अलग बात है कि जब ईरान और इसराइल के दरमियान झड़प हुई तो उसमें पाकिस्तान की हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा ही जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किस्म का जो है एक बड़ा ही इंतहाई मोहताज किस्म का वो बयान था, मोहताज किस्म का रद्द-ए-अमल था। कुछ ममालिक तो बड़ी खुल के ईरान की सपोर्ट का इजहार किया, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ था, हमारा जो रद्द-ए-अमल था वो बड़ा ज़रा वेग सा था। तो ईरान और इसराइल की कशीदगी जो है वो अभी तक जो है वो मसला जो है टला नहीं है, ख़तरा टला नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पे, अमेरिका के कहने पे, तमाम लोगों के कहने के बावजूद इसराइल ये वज़ीद है, आज भी उनकी जो वार कैबिनेट है उसकी मीटिंग हुई है और उसमें ये फैसला हुआ है कि अगले 24 से यानी कि किसी भी मौजूदा टाइम से, किसी भी वक्त से लेके आज से लेके अगले 30 दिन के अंदर अंदर विदिन 30 डेज़ जो है वो अपना बदला लिया जाएगा। कल तक बात हो रही थी कि शायद किसी ईरान के किसी स्ट्रेटेजिक एसेट को या ईरान की किसी इंस्टॉलेशन को जो है वो किसी नेबरिंग कंट्री के अंदर जाके हिट किया जाए, लेकिन अब इत्तलात आ रही हैं, इसराइल की तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल प्लान कर रहा है कि डीप इनसाइड ईरान जो है वो ये अटैक लॉन्च किया जाए, बड़ा अटैक लॉन्च किया जाए। जबकि ईरान ने वादे कर दिया कि उनके जो मिसाइल्स हैं जिनमें खैबर शिकन है वो भी मिसाइल तैयार है, वो विदिन सेकंड जो है ईरान जो है वो पहले से कोई 10-12 गुना ज़्यादा बड़ा अटैक जो है वो लॉन्च कर देगा इसराइल के ख़िलाफ़। तो ये खुदा न खास्ता ऐसी सूरत अगर पैदा होती है तो दिस मे अल्टीमेटली लीड टू द वर्ल्ड वार 3। तो अल्लाह करे उससे पहले ही सेनेरी प्रिवेल करे और ये मसला जो है वो हल कर लिया जाए। तो ये जनाब आज की अपडेट्स हैं। कुछ लीगल केसेस भी है खान साहब के आज, उनमें भी उन्हें कोई रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है फ़िलहाल जेल से बाहर आने वाला मामला जो है वो फौरी तौर पे उनके लिए महाल ही लगता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई खबरें, नई अपडेट्स लेकर। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।